हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली गेस्ट प्रोडक्शन से। तो आज मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। काफ़ी लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो कई लोग इसे बताते हैं कि ब्लॉकचेन एक नेटवर्क की तरह है, तो कई लोग बताते हैं कि इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह है। लेकिन असल में ब्लॉकचेन क्या है, तो मैं आसान शब्दों में समझाऊँ तो ब्लॉकचेन को मैंने काफ़ी बार समझा, मैं खुद भी प्रोग्रामर रहा। तो ब्लॉकचेन जो है वो असल में एक तरह के डाटाबेस की तरह है। वो जैसे माई सीक्वल है, नॉन सीक्वल डाटाबेसेस हैं। तो डेटाबेस होता क्या है, वो असल में एक तरह का टेबल होता है, एक तरह का फोल्डर होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। और डाटा के डेटाबेस के अंदर हम कोड ऑपरेशन कर सकते हैं। कोड ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। मतलब हम कोई भी एंट्री जो है कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं डेटाबेस के अंदर, फिर उस लिखी हुई चीज़ को रीड कर सकते हैं, फिर हम अपडेट कर सकते हैं उसे, कि हमने कुछ भी लिखा उसे चेंज कर सकते हैं, और आखिर में हम उसे डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो चार तरह की चीज़ें जो हर तरह के डेटाबेस के अंदर होती है। डेटाबेस कई सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों होता है एक सीक्वल डाटाबेसेस, एसक्यूएल डाटाबेसेस, जिन्हें एसक्यूएल लैंग्वेज के ज़रिए हम जिसमें हम कोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओरेकल ने बनाया था एसक्यूएल लैंग्वेज को और इस सीक्वल डाटाबेस को। इसमें जो डेटा एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब टेबल के अंदर इस तरह से रोज़ और कॉलम होती है। उसी तरीके से जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम होते हैं वर्टिकल होते हैं। तो इन्हीं सेल्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स से जो मिलकर सेल्स बनते हैं, उन्हीं के अंदर डेटा जो प्लेस किया जाता था। तो ये एसक्यूएल डेटाबेसेस थे। फिर उसके बाद नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस आए, जिसके अंदर ग्राफ डेटाबेसेस होते हैं। डेटा जो ग्राफ की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर मंगोडीबी आया, जो कि क्या कहते हैं कि वो वाले डेटाबेसेस थे, कौन से क्या कहते हैं, जिसमें डेटा ऐसा कोड की तरह स्टोर होता था। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस थे, जैसे मंगोडीबी डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। फिर रेडिस आया, जो कि फास्ट डेटा रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है। जैसे मैसेज ऐप होगा, रियल टाइम डेटा जिसमें ज़रूरी होता है, उसी में रेडिस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई सारे ऐप्स की जो ज़रूरत को बनाने के लिए अलग तरह के डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल कई सारे डेटाबेस भी एमर्ज हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे कई सारे, उसी तरह से कई सारे डेटाबेसेस जा रहे हैं। कॉकरोच डीबी है और नियॉन डीबी है, कई अलग तरह के डेटाबेसेस आ रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन है वो एक तरह का डेटाबेस ही है, लेकिन वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मतलब कि वो एक सर्वर पर या एक कंप्यूटर पर स्टोर नहीं है, वो कई सारे सर्वर पर स्टोर है और वो एक नेटवर्क के ऊपर स्टोर है। असल में नेटवर्क मतलब जैसे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में मिलते हैं, तो वो एक मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। और हर एक यूनिट को, हर एक कंप्यूटर जो कि उस नेटवर्क में है, उसे एक नोड कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कि वो एक नोड है, एक यूनिट है। वो सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो जो कंप्यूटर है वो एक नोड है, वो एक यूनिट है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से डेटाबेस स्टोर होता है, डेटाबेस किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होता है ब्लॉकचेन के अंदर, वो उस पूरे नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय होता है। तो वो सारे जो ब्लॉकचेन है वो असल में एक तरह का डेटाबेस है, जो कि सभी कंप्यूटर्स के ऊपर, सभी नोड्स के ऊपर डिप्लॉय है, और सभी कंप्यूटर्स डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। हर एक के पास उस डेटा की कॉपी है। तो उस तरीके से वो सभी डेटाबेसेस मिलकर एक चेन बना रहे हैं। तो असल में जो ब्लॉकचेन है वो असल में एक तरह की चेन वाला डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड चेन डेटा है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। लेजर मतलब एक ऐसी अकाउंट जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरह, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टाइप डेटाबेस है, जो कि कई सारे कंप्यूटर्स के ऊपर डिप्लॉय है, और वो सभी मिलकर एक चेन को बना रहे हैं। तो जो डेटाबेस है वो असल में किसी कंप्यूटर के ऊपर नहीं, उस पूरे नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन पे जब भी हम कुछ स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं कि चेन के ऊपर डिप्लॉय कर। अब क्योंकि एक तरह का डेटाबेस है और एक एप्लीकेशन है, एक ऐप या एक वेब ऐप हो गई, उसे बनाने के लिए ऐप मतलब मोबाइल ऐप्स, जिन्हें हम नेटिव ऐप्स कहते हैं, जो मोबाइल के ऊपर चलते हैं, साथ साथ वेब ऐप्स जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, वी.io है, नेटफ्लिक्स है, कई सारे वेब ऐप्स हैं। ChatGPT भी एक वेब ऐप, एक तरह की सैस है। तो कई सारी सैस है, ऐसे फ्लटर फ्लो भी है एक तरह की सैस, और bubble.io भी है, कई सारे नो कोड टूल्स भी है। तो सैस क्या होता है, हर ऐप में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और फिर डेटाबेस। तो डेटाबेस और बैक एंड असल में मिले हुए होते हैं आपस में, असल में एक ही चीज़ होती है। तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या, ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है। तो बैक एंड तो हमारे पास पहले से ही है, कोड ऑपरेशन परफॉर्म करने की, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट को, हमें कोई रिकॉर्ड स्टोर कराना, यूज़र की प्रोफाइल बनानी, तो उसे अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए उस यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करना, उस यूज़र की प्रोफाइल को क्रिएट करना, अपडेट करना, फिर डिलीट करना। तो उसके लिए बैकएंड तो पहले से, ये बिजनेस लॉजिक पहले से लिखा हुआ है। बिजनेस लॉजिक मतलब बैकएंड का। तो हमें क्या करना होता है, हमें फ्रंट एंड बनाना होता है खाली, और उस फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करना होता है बैकएंड से। तो डैप बनता है। डैप मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, मतलब वो किसी एक सर्वर पे स्टोर नहीं, वो पूरे ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय, वो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय, जो पूरी चेन है उस ब्लॉकचेन की, वो ब्लॉकचेन, वो डेटाबेस जो है वो जिस भी नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय है, वो हमेशा नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय होता है। तो
5-6 मतलब मान लीजिए कि 20 सर्वर्स मिलकर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को बना रहे हैं, तो उस पूरे 20 सर्वर्स के नेटवर्क के ऊपर वो डिप्लॉय है वो ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो डैप बना हुआ है। तो मतलब होता क्या है कि हम फ्रंट एंड को कोड करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, और बैकग्राउंड में हम जो उस ब्लॉकचेन की लैंग्वेज होती है, जैसे इथीरियम की लैंग्वेज है सॉलिडिटी, सोलोना की भी हम जावास्क्रिप्ट से समझ सकते हैं। तो हम जो बैकएंड का कोड है वो हम सॉलिडिटी में लिखते हैं या तो हम वाइपर में लिखते हैं, कोड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो हम ब्लॉकचेन में को यूज़ करते हैं बैकएंड के तौर पर, और उनकी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं उस ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से डील करने के लिए हम कोड को उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, डेटा को सेंड करना हो, डेटा को रिट्रीव करना हो, तो सॉलिडिटी को यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर वाइपर भी है क्योंकि दूसरी लैंग्वेज है। तो इसीलिए और हम क्या करते हैं कि जो वो फ्रंट एंड है वो हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, और इस तरीके से हम दोनों को कंबाइन करते हैं तब एक डैप बनता है। तो डैप क्या होता है कि उसका जो बैकएंड है उसमें हम कोई डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, हम पहले से जो बना हुआ ब्लॉकचेन डेटाबेस है उससे हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के तौर पर अपनी एप्लीकेशन के लिए। साथ साथ इसमें करेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। करेंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारी जो ऐप्स हैं उसके ऊपर डिप्लॉय हैं, तो जब वो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन मतलब जब भी कोई नया यूज़र आया, जब भी यूज़र ने कुछ बटन पुश किया उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन उसने करा है ना, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसने डिप्लॉय करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या है कि मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी इंटरमीडिएटर पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमें किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बैंक के जरिए पैसा नहीं देना, जैसे ही काम खत्म होगा पैसा सीधा अपने आप सेलर के पास आ जाएगा। तो इन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट हैपन होंगे। अगर यूज़र ने ये कंडीशन पूरी करी तो उसे इस चीज़ के काम के पैसे मिलेंगे, और ये सब होता है उस ब्लॉकचेन की मेन करेंसी के अंदर। हर एक ब्लॉकचेन की अपनी खुद की मेन करेंसी होती है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन की मेन करेंसी बिटकॉइन है, इथीरियम ब्लॉकचेन की मेन करेंसी ईथर है, सोलोना ब्लॉकचेन की मेन करेंसी सोलोना है, सोलोना टोकन है, सोल टोकन है असल में। उसी तरीके से टॉन जो टेलीग्राम का नेटवर्क है उसकी अपनी करेंसी है टॉन, टॉन नेटवर्क की अपनी करेंसी है टॉन। तो हर ब्लॉकचेन की अपनी मेन करेंसी होती है, ताकि जितने भी लोग ऐप्स बना रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ब्लॉकचेन के ऊपर, जितने भी लोग उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक नेटवर्क की तरह आप उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उस ब्लॉकचेन के बनाने वाले को उसके माइनस को आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये पेमेंट उनकी अपनी ही करेंसी में होती है जो कि उस ब्लॉकचेन की मेन करेंसी होती है। जैसे इथीरियम की अपनी मेन करेंसी है। तो अगर आपको कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, जब भी आप बैकएंड बना रहे हो किसी भी टाइप का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए उस ब्लॉकचेन की जो मेन करेंसी है, ईथर हो गई सपोज इथीरियम की, या टॉन की टेलीग्राम के नेटवर्क की जो टॉन नेटवर्क है उसकी टॉन हो गई, या सोलोना की सोल टोकन हो गया, तो आपको उसी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। हालांकि इसके सिवा और भी करेंसीज होती हैं उस नेटवर्क में, लेकिन वो सभी असल में टोकन्स होते हैं। उन्हें करेंसी कह सकते हैं लेकिन वो मेन करेंसी नहीं होती, वो टोकन्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल लोगों ने बनाए उस नेटवर्क के ऊपर अपने सोल पर्पस के लिए। उन टोकन्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल द्वारा बनाई गई, थर्ड पार्टी द्वारा बनाई गई, वो उस ब्लॉकचेन की मेन करेंसी नहीं है। और इसलिए कई लोग क्रिप्टो में पैसा डालते हैं, खो देते हैं, क्योंकि उसकी मेन करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करते। और ब्लॉकचेन ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ज़्यादा, थोड़ा बहुत हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन वो उस करेंसी की कीमत ऊपर जाएगी नहीं। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उस करेंसी की डिमांड कितनी है, और डिमांड तभी बढ़ेगी जब वो जिस चीज़ की वो करेंसी है, जिस ब्लॉकचेन की वो करेंसी है, जब उस ब्लॉकचेन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ब्लॉकचेन से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर अपने डैप बनाएंगे, तभी उस ब्लॉकचेन की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि उस ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए आपको उस ब्लॉकचेन को पे भी करना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, और पे किया जाएगा उसकी अपनी करेंसी में। तो इसी तरीके से इकोनॉमी चलती है, ब्लॉकचेन इकोनॉमिक मॉडल इसी तरीके से चलता है कि आपने एक चेन बना दिया, अब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, तो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने पड़ेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट किस में होगी, पेमेंट ईथर में होगी। फिर माइनस का काम होता है उस चीज़ को वैलिडेट करना, उस ट्रांजैक्शन को, कि बंदे ने पे किया है कि नहीं किया। उसके लिए होता क्या, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसमें होता ये कि जो यूज़र होता है, जो माइनर है, जब कोई ना कोई ट्रांजैक्शन वैलिड होने के लिए आया तो उसे कोई ना कोई इक्वेशन जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। वो खुद नहीं करता, वो जीपीयू से करता है। जब जीपीयू ने कर दी वो प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसके बाद उसे पेमेंट मिल जाती है। जो रिमाइंडर्स के बीच में रेज होती है, कौन सबसे पहले नए ट्रांजैक्शन को वैलिड करेगा, तो वैलिड करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जिस माइनर ने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वो जीत गया, उसे नई करेंसी मिल गई। तो इसी तरीके से नई नई करेंसी आती है, एक लिमिटेड सेट ऑफ करेंसी होती है हर एक ब्लॉकचेन के अंदर।
तो करेंसी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है मेन जो प्रोटोकॉल करेंसी होती है, जो उसकी मेन करेंसी होगी, जैसे इथेरियम की प्रोटोकॉल करेंसी ईथर, सोलोना की प्रोटोकॉल जो है उसका जो मेन करेंसी है वो ईथर, वो सोल है। उसी तरीके से होती कुछ होता है टोकन मनी। टोकन मनी जो इंडिविजुअल्स लोगों ने, वो टोकन्स हैं, वो नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे होते हैं, NFTs बना दिए, और साथ साथ टोकन्स भी होते हैं। तो टोकन्स मेन करेंसी नहीं होती, हालांकि उन्हें करेंसी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वो करेंसी होती नहीं है, वो उनमें इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉकचेन के ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू।